गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर। और सारे बच्चों को ये चीज पता है कि प्रोसीजर किसका बच्चा है? स्टैंडिंग प्लान का। स्टैंडिंग प्लान के कितने बच्चे? 6। कौन कौन? पॉप एमआरएस। पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रेटेजी। मैं बिल्कुल भी आज स्क्रीन भी ऊपर नहीं करूंगा बिकॉज बहुत अननेसेसरीली लंबा खिंच जाएगा। बस जस्ट मुझे ये बता दो कि पॉलिसीज में और ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट है क्या आपको? अगर कोई डाउट हो तो ठीक है, वरना मैं सीधा सीधा आज क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? प्रोसीजर पढ़ा रहा हूँ। और बड़ा सिंपल है बच्चों। उसके सामने लिखा हुआ भी है सीक्वेंस टू परफॉर्म वर्क। प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है किसी काम को परफॉर्म करने का। किसी काम को परफॉर्म करने का। और वी कैन से दैट इट इज एन ऑर्डर। ये क्या होता है? और ऑर्डर कौन से वाला ऑर्डर? कमांड वाला ऑर्डर नहीं। कौन से वाला ऑर्डर? जो एक चीजें अलाइन मैनर में चल रही होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो सीक्वेंस चल रहा है ना, कि हमें काम को इस ऑर्डर में करना है। ठीक है ना? एक के बाद एक स्टेप क्या करना है? परफॉर्म करना है, कि पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, है ना? एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्टेप्स, the combination of various steps which are being performed to to complete a task, है ना? उस सेट को, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। बात समझ में आ रही है आपको बच्चों? जैसे एक अगर इनफॉर्मल एग्जांपल दूं आपको, तो प्लानिंग प्रोसेस मैंने आपको एक कि रिश्ता कैसे होता है वैसे बताया था, है ना? तो एक बात बताओ आप मेरे को कि जो प्लानिंग प्रोसेस है वो अपने आप में एक प्रोसीजर है नहीं है? कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर अजम्पशंस को ड्रॉ करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, देन क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, देन उसे इंप्लीमेंट करेंगे और फाइनली फॉलो अप करेंगे, है ना? वो अपने आप में एक प्रोसीजर है। अच्छा, क्या शादी का भी एक प्रोसीजर होता है? आपने आपके घर में आपकी सिस्टर की, आपकी कजिन की शादी है और आपने गेस्ट को बुलाया। सबसे पहले फेरे करवा करके कहने लगे भाई तुम तो जाओ, अब ये करते रहेंगे अपना काम, ये होगा क्या? तो क्या होगा फिर? अच्छा, ये कह रहा है कि पहले लड़का आएगा, फिर लड़की आएगी। वो वरमाला पहले ही हो जाएगी आई थिंक, है ना? वो पहला स्टेप ही रहेगा कि वरमाला होएगी, फिर उसके बाद जो भी कार्यक्रम होते होंगे, फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम होगा, हाँ, फिर खाना होएगा और फिर और बाराती को सबसे पहले नचा दोगे आप, या सबसे बाद में? कह रहे उसमें से कार्ड में लिखवा के भेजोगे नाच गाना जो होगा वो तारों की छाव में होगा। विदाई होती है तारों की छाव में, नाच गाना कोई ना होगा, वो सबसे पहले होगा। ठीक है ना? अभी अगर तुम ऐसे बोलोगे कि उसका एक प्रोसीजर है ना, कि भाई पहले ये स्टेप है, पहले आकर के जो लोकल वाले सब खा पी के चले जाएंगे, फिर अपने घर वाले रह जाएंगे, ऐसे ऐसे करके फिर सारी रस्में होगी जो भी होती है, ठीक है? अंत में जो भी मांग भरने का जो भी कार्यक्रम या जो भी होता है, ठीक है, वो वन बाय वन होगा। ऐसा नहीं है कि वो सबसे बाद में कार्यक्रम होना है वो सबसे पहले करा देंगे और इतने जो जो भी लोग गेस्ट आए उनको भूखा रखेंगे, कहने लगे भाई अभी रुक जाओ, है ना? जो नाच गाना होगा और जो खाना पीना होगा वो तारों की छाव में होगा। तो उसके पहले सारे कार्यक्रम निपटा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना बच्चों। ठीक है? तो प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप होता है, स्टेप्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं किसी टास्क को करने के लिए, या ये ऑर्डर होता है। ठीक है? प्रोसीजर की बात पहले भी हुई है, ये तो मैंने खैर चलो आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा, मतलब इंटरेस्टिंग भी नहीं बोल सकते कि इनफॉर्मल से एग्जांपल दिया है। अगर आप अभी अपने सब्जेक्ट पे आए, ये तो जस्ट उसको चीज को समझाने के लिए थे, अपनी बात को समझाने के लिए, आपके पास तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है। ठीक है? तो प्रोसीजर हमने डेटर से रिकवरी की भी बात की है, उसका भी एक प्रोसीजर हमने कई बार क्या किया है? डिस्कस किया है, कई बार जिक्र हुआ है। चलो आज एक और नया प्रोसीजर बताता हूँ आपको। पहले एग्जाम्पल ही देख लो और उसके बाद टैक्सेस का जो है ऊपर का वो बाद में पढ़ाऊंगा, है ना? पहले एग्जाम्पल से आपको एक बार समझ में आ जाए तो वो जो इसका जो टेक्स्ट है वो समझने में काफी इजी जाएगा आपको। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन में हैव द फॉलोइंग प्रोसीजर। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर हो सकता है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। इसको परचेज करने के लिए एक जो परचेज मैनेजर है, जो कौन है बच्चों?
परचेज मैनेजर है, क्या वो मुंह उठा करके ऐसे ही परचेज कर लेगा क्या? नहीं, एक प्रोसीजर होता है बच्चों, रियलिटी में होता है प्रोसीजर। और पहले भी कई बार समझाया है और आज फिर समझ लो आप। और मैंने तो प्रैक्टिकली होते हुए देखा है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में कैसे क्या होती है, परचेजिंग होती है। लेट्स सपोज बच्चों, हमारी आईटी कंपनी है ना। और आईटी कंपनी में बेसिकली दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो ह्यूमन रिसोर्स हो और उसके पास उसका सिस्टम हो, पीसी हो, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, आईटी कंपनी में लेट्स सपोज लैपटॉप्स परचेज करने हैं। क्या परचेज करने हैं? तो बस वो परचेज मैनेजर जाएगा, मुंह उठा करके लैपटॉप परचेज करके लेके आए। कोई बोलेगा मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरा खराब हो गया, तो ऐसे ही मिल जाएगा उसे? नहीं, उसका एक क्या होगा, प्रोसीजर, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे ना दो प्रोसीजर चल सकते हैं। एक तो वो वाला प्रोसीजर कि अगर किसी बंदे को लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, किसी एम्प्लॉय को लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, उसका लैपटॉप खराब हो गया और उसे क्या करनी है, डिमांड करनी है ना। तो उसका भी प्रोसीजर हो सकता है कि वो कैसे कैसे उसे लैपटॉप मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे किसका जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, परचेजिंग का। कि अगर परचेज मैनेजर ने परचेज करने हैं लैपटॉप तो वो कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द वेरियस सप्लायर। सबसे पहले वो ये फाइंड आउट करेगा कि जो लैपटॉप हमें चाहिए उसे मार्केट में कौन कौन सप्लाई करता है, सप्लायर कौन कौन है उसके। ठीक है ना। कोई बात नहीं यार, सप्लायर का ही सेलेक्ट करना है हमें, कहाँ आइडेंटिफाई करना है हमें सप्लायर। जाओ मार्केट में, बस एक को जो भी मिलेगा उससे खरीद के ले आओ। ऐसे होगा क्या? अगर वो महंगा सस्ता दिया तो, क्वालिटी हल्की भारी हुई तो, हम अपना कोई होमवर्क नहीं करेंगे? करना चाहिए हमने होमवर्क। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कि मार्केट में सप्लायर कौन कौन है। दूसरा, इनवाइट कोटेशंस। फिर क्या इनवाइट करो उससे, कोटेशन, मतलब उससे टेंडर प्राइस मंगाओ। क्या मंगाओ? टेंडर प्राइस। समझते हो? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, टेंडर प्राइस, जिसपे वो सारी डिटेल्स लिख के भेजेगा। कौन लिख के भेजेगा डिटेल्स? सप्लायर। कि भाई मैं ये वाला प्रोडक्ट इस मॉडल का, इस फीचर का, ठीक है ना, इतने रुपए में आपको क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। यानी कि अभी आप कोट कर रहे हो, अगर मैं सप्लायर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ प्राइस। आप कस्टमर हो ना, कस्टमर भी नहीं हो अभी, अभी तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो। क्या हो? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी तुमने एक्चुअल में हमारे से कोई सामान खरीदा नहीं ना, अभी तो आप इंक्वायरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंक्वायरी कर रहे हो। तो आपने जो इंक्वायरी की है, ठीक है ना, क्या कि आपने जो कोटेशन मंगाई है, मैं उसे कोटेशन को भी कोट करके भेज रहा हूँ, मतलब रेट कोट कर रहा हूँ, रेट बता रहा हूँ आपको कि मैं जो आपने प्रोडक्ट मांगा, ये प्रोडक्ट हम इतने रुपए में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो पहला स्टेप प्रोसीजर का क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो आपको किसको आइडेंटिफाई करना होगा, सप्लायर को, कि मार्केट में कौन कौन से सप्लायर है। दूसरा, आपको क्या करनी होगी, कोटेशन मंगानी होगी, ठीक है ना, कि भाई आप कितने में प्रोवाइड कराओगे। तीसरा, इवेल्युएट ऑल द कोटेशंस, कि आपको इवेल्युएशन करना होगा। इवेल्युएशन करना होगा किस चीज का? कोटेशंस का, कि कौन सप्लायर कितने रुपए में प्रोवाइड करा रहा है, किस क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा है। समझ में आ रही है बच्चों बात? कि कौन सप्लायर मेरे लिए बेस्ट एंड बेस्ट होगा, ये आपको इवेल्युएट करना है। क्या करना है? इवेल्युएट करना है कि कितने रुपए में क्या करेगा, वो प्रोवाइड करा रहा है, कि कौन सी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, उसके फीचर क्या है ना। तो जो सारे के सारे सप्लायर हमने आइडेंटिफाई किए, उन्हें हम इवेल्युएट कर रहे हैं। बिकॉज हमें तो कौन सा डिसीजन लेना है, जो सप्लायर सबसे कम में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा, हम तो उसे सेलेक्ट करेंगे ना। तो इवेल्युएट करने के बाद, इवेल्युएट ऑल द कोटेशंस, इवेल्युएट करोगे आप उन्हें। नेक्स्ट है सेलेक्ट अ कोटेशन, उनमें से एक सप्लायर को क्या करोगे, एक कोटेशन को सेलेक्ट करोगे दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है ना। फिर जब आपने एक सेलेक्ट कर ली तो फिर उसे क्या दोगे, अब ऑर्डर दोगे। तो देखो क्या लिखा है, प्लेस ऑर्डर टू द सप्लायर। अब बोलोगे भाई साहब कि हाँ ठीक है, हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आया, आपके रेट पसंद आए, आप हमारा ऑर्डर ले लो। तो बच्चों हम क्या भेजेंगे यहाँ पे, इसे ना जो बोलते हैं ना, जिस डॉक्यूमेंट में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसे पीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है, अभी देखो उसका भी अपना एक प्रोसीजर होगा, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जब उसे ऑर्डर मिल गया तो अब वो ऑर्डर को क्या कराएगा, पैक कराएगा। उसका भी अपना प्रोसीजर होगा, मैं उसे स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो केवल परचेजिंग का आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर वो क्या करेगा, पैक वैक करके सारी चीजें करके लोड करके वो हमारे यहाँ पे क्या कर देगा, माल को भेज देगा। क्या हम अपने वेयर हाउस में माल को ऐसे लैपटॉप को उतरवा ले ऐसे?
हाँ, पहले जो गेट होता है ना, जो फैक्ट्री का गेट होएगा, जैसे यहाँ पे तो हम लैपटॉप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो जो ऑफिस का गेट होगा हमारा, है ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पहले गुड्स की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेंगे, उतरवा पूरे माल को उतरवाने से पहले सैंपल बेसिस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो लैपटॉप हमने बोले थे वही उसने भेजे है या नहीं भेजे। कहीं ऐसा ना हो पूरी गाड़ी हमने क्या कर दी, अनलोड करवा दी, और उसके बाद फिर पता चला कि हमने ऑर्डर तो कोई और प्लेस किया था, उसने माल कोई और भेज दिया, अब वापस से लोड कराएंगे, फिर वापस भेजेंगे, दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रिसीव एंड इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स को रिसीव करेंगे हम और उनकी क्वालिटी को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। और जब सारे जो ऑर्डर हमने दिया था, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और वो जो सप्लाई हमें मिली है, जो ऑर्डर हमने दिया है और जो सप्लाई हमें मिली है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग है, जो सप्लाई हमें मिली है, जो हमने ऑर्डर दिया था, और हम फाइनली क्या है, सेटिस्फाइड है, तो फाइनली हम क्या करेंगे बच्चों, मेक पेमेंट टू द सप्लायर। तो हम क्या करेंगे, सप्लायर को पेमेंट कर देंगे, है ना। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रोसीजर पढ़ा रहा हूँ कि प्रोसीजर, प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ प्लान, है ना। अच्छा मुझे बताओ, ये प्रोसीजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केवल केवल परचेजिंग के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए प्रोसीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए प्रोसीजर, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग को एंश्योर करता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक चीज के लिए प्रोसीजर्स होंगे कि अगर भाई हमें ये वाला काम करना है तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा, अगर ये वाला काम करना है तो उसका प्रोसीजर ये रहेगा, बात समझ में आ रही है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आपको प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये जो परचेजिंग है, परचेजिंग हम जिंदगी में एक बार करते होंगे या तो बार बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कि चलो लैपटॉप तो ये है कि जो मैंने एग्जांपल लिया, ये साल में 2 साल में एक बार खरीदेंगे, लेकिन अगर कोई वैसी फैक्ट्री है जो कॉन्टिन्यूसली रॉ मटेरियल रिसीव करती है और आगे उसे फिनिश करके फिर आगे क्या करती है, सप्लाई करती है, तो उनको तो आए दिन का क्या है, रॉ मटेरियल आता होगा, डेली बेसिस पे आता होगा। तो एक बात मुझे बताओ, ये जो प्रोसीजर है, ये स्टैंडिंग प्लान होना चाहिए कि सिंगल यूज प्लान होना चाहिए, स्टैंडिंग प्लान होना चाहिए, स्टैंडिंग प्लान जो बार बार यूज में आता है, ठीक है ना। हाँ पूछो। बिल्कुल, ये बनाया इसलिए हमने कि प्रोसीजर की, ताकि जब फ्यूचर में हम बार बार ये प्रॉब्लम क्या होएगी, अराइज होएगी। प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम तो बोल भी नहीं सकते हम इसे, प्रॉब्लम भी मैंने गलत ही बोल दिया, मतलब कि हमें ये एक्टिविटी क्या करनी होगी, परफॉर्म करनी होगी, तो हमारा एक सेट ऑफ तरीका है, एक डिफाइंड तरीका है कि हम परचेजिंग ऐसे करते हैं। बच्चों अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे ना, तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। एक्चुअल में देखा है मैंने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हुए। तुम्हें पता है कि बच्चों जो परचेज मैनेजर होता है ना, परचेज मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी सैलरी तो होती है नहीं नहीं 20-30 हजार, तो ऐसे तो नहीं होती, 70-70 80-80 हजार, 1 लाख रुपए उनकी ऐसे सैलरी होती है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए, है ना। मान लिया अगर मैं अपर साइड पे लूँ, 1.5 लाख रुपए कंसिडर कर लो आप, एक बंदे की महीने की 1.5 लाख रुपए की सैलरी है परचेज मैनेजर की, ठीक है ना। साल की कितना पैकेज हो गया उसका, 18 लाख का, कितना हो गया। लेकिन परचेज मैनेजर ना करोड़ों में खेलते, करोड़ों में। तुम्हें पता है कैसे, बड़े स्केल पे ना, बहुत बड़े स्केल पे क्या होता है, फ्रॉड होता है ना। पता क्या होता है बेसिकली, कि वो ना परचेजिंग में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। परचेज मैनेजर कहने के लिए परचेज मैनेजर है, लेकिन भैया वो बहुत खिलाड़ी आदमी होता है। पता है ये कैसे चल, अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, बैठ जा वहां पे जल्दी से जाके, अगर हम ये प्रोसीजर को क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे ना, तो फ्रॉड होने के चांसेस है। और फ्रॉड होने के चांसेस देखो कैसे है, कि ये पता क्या करते हैं, जैसे मान लिया परचेज मैनेजर है, परचेज मैनेजर, अगर हमारे यहाँ पे पहला ही स्टेप नहीं लगता, तो यहीं से फ्रॉड होना चालू हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है परचेजिंग के प्रोसीजर का, कि सबसे पहले सप्लायर को क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि मार्केट में कितने सप्लायर है। और बड़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये फिक्स होता है कि एटलीस्ट आपको 5 सप्लायर तो फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे परचेज मैनेजर ने। प्रैक्टिकली जो लिस्टेड कंपनीज होती है, उनमें जो परचेज मैनेजर होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम ऐसे नहीं कि तुम्हें 2-3 सप्लायर को आइडेंटिफाई करके क्या कर दोगे, तुम आगे की प्रोसीजर चलाओगे। आपको एटलीस्ट 5 सप्लायर तो क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे, और वो भी अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरिया से, ठीक है ना। अब लेट सपोज बच्चों, इसने ना पहला जो स्टेप है, बच्चों मैं पढ़ा प्रोसीजर रहा हूं आपको, प्रोसीजर के अंदर क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, ये स्टेप ही तो है ना। फर्स्ट पहला स्टेप ये है कि क्या करो, आइडेंटिफाई करो, फिर उससे कोटेशन मंगाओ, वो दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा चौथा पांचवा ऐसे करके, ठीक है ना। अगर इस बंदे ने, परचेज मैनेजर ने फर्स्ट स्टेप ही क्या नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, तो फ्रॉड यहीं से चालू हो जाएगा।
इसने ना अपने जो रिलेशनशिप के जो सप्लाई रिलेशनशिप में ही जो उसके सप्लायर था, इसने इसको क्या दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया। और बहुत सारे परचेज मैनेजर ऐसे होते हैं, मतलब मैं सब पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि बहुत सारे सही भी होते होंगे, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखे हैं वो अपने ही जो फैमिली के होते हैं ना। मान लीजिए जो कंपनी का काम है, लेट सपोज वो कंपनी क्या बनाती है, रिमोट बनाती है। क्या बनाती है? रिमोट बनाती है। इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं ना, अब जब एक परचेज मैनेजर को इस कंपनी में काम करते करते 8-10 साल हो गए, तो इसे सब पता है कि क्या प्रोडक्ट लगता है, कैसे लगता है, ठीक है ना, इसकी कितनी कॉस्ट आती है, कैसे बन रहा है। तो ये अपने लड़के को, है ना, अपने ही चाचा के लड़के को, चाचा को, ताऊ को, उनकी क्या करा देते हैं, उनकी कंपनी खुलवा देते हैं। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ये उन्हें मिलते हैं। मतलब उनकी पहचान ऐसे अपने से नहीं कनेक्टेड रखते, ठीक है ना। ऑन पेपर कंपनी किसी नाम पे चल रही होती है, लेकिन उसका ओनर कोई और होता है। तो ये सारी एडजस्टमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलते हैं। अब देखो, अगर इसने क्या नहीं किया, बहुत सारे सप्लायर को, 5 सप्लायर को जैसे कर मैंने बताया, आइडेंटिफाई नहीं किया, तो यहीं से फ्रॉड कैसे चालू हो गया। इसने अपने रिलेशनशिप वाले बंदे को ऑर्डर दिया है ना। और ऑर्डर भी ये देखो, मान लिया इसने 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया, समझा क्या आपको। और पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अगर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का आता है, तो यहाँ पे 55 की 60 रुपए की बिलिंग होगी, ठीक है ना। अगर नॉर्मली, कि अब परचेज मैनेजर का काम था परचेज करना, अब सारी पावर उसके हाथ में है, ठीक है ना। कोई सेल्स वाला तो आकर के बीच में क्या नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अल्टीमेटली ये तो जब भी ये फ्रॉड इसका बड़े स्केल पे चलता रहेगा, कभी पकड़ में आएगा। ऑडिट जब होगा तो ऑडिट में पकड़ में आ सकता है, ठीक है ना। अब 1 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर गया, अब 55 और 60 रुपए की जो क्या बिलिंग हुई, अब वो उसका वैसे भी, अभी देख, एक बात देखो ना आप, कि अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, जो हम किसी और से मंगा सकते थे, है ना, मार्केट में 50 का रेट है, क्योंकि हम बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, तो 45 से 50 के बीच में हम दे सकते थे। लेट सपोज 45 का मान लो कि हम वो चीज 45 में क्या कर सकते थे, प्रोक्योर कर सकते थे, लेके आ सकते थे। लेकिन वही ऑर्डर कितने का गया, 55 और 60 का गया, है ना। ये जो एक्स्ट्रा जो 10 रुपए है, ये तो एक्स्ट्रा ये हमने कमा के दिया ना। और ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, चलो ये यहाँ पे तो उसी की कंपनी है। अब अच्छा एक बात और बताओ, जब हम 45 का किसी से मंगाते, तो वो भी तो कुछ पैसे कमाता, है ना। तो ये सारा प्रॉफिट किसको जा रहा है, घर की कंपनी को जा रहा है। घर की कंपनी, कंपनी की कंपनी नहीं, जो परचेज मैनेजर है उसकी कंपनी को जा रहा है, किसी भी तरीके से। इन बच्चों, जब बच्चों इस तरह की जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? आरपीटी बोलते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। इन पे एक ऑडिटर की बहुत अच्छे से नजर होती है कि यहाँ पे सब सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। अच्छा, ये तो छोड़ दो, लोगों ने ऐसे ऐसे भी फ्रॉड किए। परचेज मैनेजर पता कैसे कर लेते, तो रिलेशनशिप की कंपनी खुलवा दी, है ना। लेकिन ऐसा करते हैं कि सप्लायर से ही बातचीत कर लेते हैं, उससे ही सेटिंग हो जाती है। सेटिंग कैसे हो जाती है, इन द सेंस कि भाई 60 रुपए की बिलिंग होएगी, 60 रुपए की क्या होएगी, बिलिंग होएगी। अब बच्चों यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स भी देखना तुम, कि कंपनी एक इंटरनल कंट्रोल कैसे लगाती है अपने, ठीक है। अब परचेज मैनेजर का काम है केवल परचेज करना। मार्केट में प्रोडक्ट आता है वो 50 रुपए का, 45 रुपए का, लेकिन बिलिंग हो रही है 60 रुपए की, ठीक है ना। अब परचेज मैनेजर पेमेंट नहीं करेगा। परचेज मैनेजर अगर पेमेंट करेगा, तो देखो दो काम इसको मिल गए, ये परचेजिंग भी कर रहा है और पेमेंट भी कर रहा है। फिर तो इसके लिए फ्रॉड करना बड़ा इजी हो जाएगा। कंपनी से कितने के पैसे ले गए, 45 वाले माल के 60 रुपए लेगा और पेमेंट कर देगा। और आगे पेमेंट कितनी करेगा, 45 की पेमेंट करेगा, 15 रुपए बचा लेगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? इसका काम तो परचेजिंग करने का था। अगले का काम, फाइनेंस का काम, जो फाइनेंस वाले हैं उनका काम क्या करने का है, हाँ, वो पेमेंट्स वगैरह क्या करेंगे, सब सेटल करेंगे, फंड्स को मैनेज करते हैं, तो बेसिकली पेमेंट वो करेंगे। अब पेमेंट भी ऐसे होती है, या तो देखो, फ्रॉड जब भी हो सकता है कि परचेज मैनेजर और फाइनेंस वाले क्या मिल जाए, साथ में मिल जाए, है ना, तो फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी को पता है कि ऐसे फ्रॉड हो सकता है, तो कंपनी क्या कराती है, एक चीज को नहीं रोक सकते बस यहाँ पे, है ना। और वो चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ कि लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे जो फाइनेंस मैनेजर है, वो फाइनेंस मैनेजर जब सारी चीजें बराबर हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप बताया आपको कि मेक पेमेंट टू द सप्लायर, ये जो पेमेंट करेगा फाइनेंस वाला करेगा, और फाइनेंस वाला सीधा किसके खाते में करेगा पेमेंट, सप्लायर के खाते में। तुम बोलोगे भैया फिर परचेज मैनेजर का हुआ क्या, परचेज मैनेजर को फायदा कैसे होगा, जब उसने 50 का माल 60 में खरीदा,
बच्चों हो जाएगा फायदा। कैसे होएगा फायदा, उसने पहले ही बातचीत करके रखी है कि भाई देख, माल तो खरीदेंगे 45 रुपए में, लेकिन बिलिंग होगी, बिलिंग बनाना कितने की, 60 रुपए की। ऊपर के कितने रुपए तेरे खाते में एक्स्ट्रा आएंगे, 1 यूनिट पे 15 रुपए तेरे खाते में एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है ना। 15 में 50-50 है, तो वो मेरे को कैश में देगा, समझा ना। ऐसे होता है, मतलब वो तो कुछ भी एडजस्टमेंट हो सकती है, 50-50 हो सकता है, 25-75 हो सकता है, या आपका 10-90 कुछ भी हो सकता है। वो तो जो उनके बीच में क्या हुआ है, एग्री हुआ है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों, मैंने बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जिन्हें बैंक से लोन लेना होता है ना, खैर मैं अदरवाइज बता रहा हूँ, शायद ये इकोनॉमिक्स में बताना चाहिए था मेरे को, लेकिन यहीं पे सुन लो, कोई बात नहीं, अभी यहीं पे बात आ रही है तो, कि बहुत सारे लोग ना बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें भी लोग फ्रॉड कर देते हैं। पता कैसे, वो ऐसे करते हैं, मान लिया उन्हें कोई चीज के लिए लोन चाहिए, तो बैंक क्या करता है, सारे बच्चों को पता है, खाते में लोन देता है। अब तुम्हें ना कंस्ट्रक्शन के लिए, मान लिया लेट सपोज लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, तो बैंक पता क्या करता है, बैंक के इंटरनल कंट्रोल ये होते हैं, बैंक उसी पार्टी को क्या करता है, पेमेंट करता है जिससे तुमने माल खरीदा है, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे आपने वो बिल्डिंग मटेरियल खरीदा होगा, है ना, और या लेबर वगैरह आपने होगी जो हायर की है, उनके आपने मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करी होगी, आपने जो भी सामान लेके आए हो आप, ठीक है ना, उसके लिए पेमेंट ही तो करनी है आपको, बेसिकली वही तो चाहिए ना आपको लोन। तो बैंक डायरेक्टली उन्हीं पार्टी के खाते में क्या करता है, पैसा ट्रांसफर करता है। लोग ऐसे कर लेते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं, उन पार्टी के खाते में पैसा भी डलवा देते हैं, बाद में उनसे कैश में ले लेते हैं, ठीक है ना। और फिर वो पैसा, मतलब देखो यहाँ पे कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, कि एक्चुअल में बैंक ने लोन दिया किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन एक्चुअल में हो नहीं रही, ऑन पेपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन बैक एंड में तो कुछ और ही चल रहा है, वो बंदा पैसा कहीं और पे यूज कर रहा है। इस चीज को नहीं रोक सकते बस। उसने क्या करा, गाड़ी पे तो उसने क्या करा, गाड़ी नहीं करवाई, तो उसने लोन लिया गाड़ी के नाम से, मतलब होम लोन लिया उसने, एडजस्टमेंट करी वो, होम लोन लिया उसने, होम लोन मतलब कम परसेंट, होम लोन सस्ते में मिल जाता है, कार वगैरह का लोन हाई रेट में मिले, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो होम लोन के चक्कर में होम लोन ले, तो वो कैसे एडजस्टमेंट घुमाई, और मतलब कैसे बता रहा मैं अपना, चलो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये पूरी ट्रांजेक्शन है क्या, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताओ कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया क्या। और बच्चों, अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा ना, तो फ्रॉड होने के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर, मैंने क्या बोला, अगर ये प्रोसीजर होगा या नहीं होगा, अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा तो फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर ये प्रोसीजर होगा, अब मान लिया तुमने सप्लायर को आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है ना, तो बच्चों, अगर तुम किसी कंपनी के ऑडिटर बनोगे या तुम मैनेजर बनोगे, ठीक है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। एक बंदा बोलेगा, अरे इससे क्या फर्क पड़ रहा है, तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया तो नहीं किए, अरे करने ही तो थे, तभी तो आगे हम क्या करते, कोटेशन मंगाते कि कौन कितने में क्या कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है हमें वो सेम गुड, ठीक है ना, और कहाँ से हमें सबसे बेस्ट एंड बेस्ट हमें फायदा होता, तो वो चीजें, ठीक है ना। चलो, एक तो प्रोसीजर ये हो गया, और ये वाला तो हमने कई बार डिस्कस किया, द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर कैन बी डन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, कि जो रिकवरी करनी होती है हमें अपने डेटर से, वो इस ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि सबका यही प्रोसीजर होगा, है ना, ये प्रोसीजर क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, सब अपने हिसाब से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे राइटिंग लेटर्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपने कस्टमर को, मेल लिख दो या व्हाट्सएप डाल दो, ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टिंग ऑन द टेलीफोन, उसके बाद भी अगर नहीं आ रही है तो फिर उसको कांटेक्ट करेंगे टेलीफोन पे। नेक्स्ट है, अभी अभी भी पेमेंट नहीं आ रही है तो, हाँ, मीटिंग पर्सनली, तो उससे पर्सनली मीट करेंगे, फेस टू फेस मीटिंग करेंगे, ठीक है ना। और अगर फिर भी पेमेंट नहीं आ रही है तो टेकिंग लीगल एक्शन, तो क्या लेंगे, लीगल एक्शन। ऐसे नहीं कि सीधा भारत माता की जय लीगल एक्शन ठोक देंगे उसके ऊपर, ठीक है ना, एक प्रोसीजर होता है रिकवरी का, समझा ना। हाँ तो बोल दो। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है, अभी तो आपने केवल एग्जांपल समझे, अब समझो प्रोसीजर क्या होता है, ध्यान से देखना। प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स, ये वो प्लान्स होते हैं विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स, जो ये बताते हैं आपको किसी चीज का सीक्वेंस क्या होगा। प्रोसीजर सीक्वेंस तो बता रहा है कि पहले सप्लायर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उससे कोटेशन मंगाएंगे, है ना, फिर कोटेशन मंगा करके हम कोटेशन को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर गुड्स को रिसीव करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, और फाइनली पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस।
तो प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स, ये वो प्लान्स होते हैं विच डिटरमाइन, जो आपको बताते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन, कि कौन कौन से स्टेप लोगे आप और वो किस सीक्वेंस में लोगे, टू परफॉर्म अ टास्क, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि परचेजिंग करने के लिए या डेटर से रिकवरी करने के लिए, इन एन एफिशिएंट मैनर। और अगर मतलब ये क्योंकि हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं स्टेप्स का, तो जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ये किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को एफिशिएंटली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। एफिशिएंटली मतलब हम कोई टाइम वेस्ट ना करें, कोई अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर है तो हम वैसे ही करेंगे। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है ना। मान लिया अब क्या है कि डेटर से रिकवरी करनी है, ठीक है ना, एक कोई भी बंदा हमारे यहाँ पे बोलने लगा, वो चलो 4-5 लौंडे लेके चल रहे हैं और उसे पीट के आएंगे। अबे भाई तो दिमाग खराब है तेरा, हमारा प्रोसीजर ये नहीं है, ठीक है ना, हम अपने प्रोसीजर तो कहाँ है बिना फालतू में कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना हमें, हमारा प्रोसीजर ये नहीं, हमारा डेटर है तो दे देगा वो पेमेंट, अभी देगा, आज नहीं देगा तो कल को दे देगा पेमेंट। लेकिन वो पहले प्रोसीजर क्या करते हैं, हम कानून को ऐसे हाथ में नहीं लेते कि चलो भाई लट लेके चल रहे हैं उसको पीट के आएंगे, ठीक है। चलो आगे, अ प्रोसीजर इज जनरली एस्टैब्लिश्ड फॉर रिपीटेटिव एक्टिविटीज। मुझे तो आया नहीं समझ में, तुम्हें आया क्या, क्या समझ में आया बता दो। जो एक्टिविटीज बार बार परफॉर्म की जाती है उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसीजर सेट करके रखते हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी जैसे तुमने बताया कि आज तो कोई और है परचेज मैनेजर, कल कोई और होगा परचेज मैनेजर, ठीक है ना, तो वो अपने तरीके से करेगा। अच्छा अगर चेंज भी ना हो, यही वाला परचेज मैनेजर है, तो ये इसने पहले तो परचेजिंग करी थी किसी और ढंग से करी थी, अभी किसी और ढंग से करी है, तो फ्रॉड कहाँ पे होगा और कब होगा, ये क्या नहीं हो सकता, ये पता नहीं लग सकता। लेकिन जब हमारा एक सीक्वेंस है ना, एक स्टेप्स हमें क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं, सीक्वेंस में क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं, उसकी प्रॉपर फाइलिंग होगी, तो हम उन फाइलिंग को क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पे कमी आई है, कौन से ऑर्डर में क्या हुई है, दिक्कत हुई है, ठीक है ना। अदर क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी भी तो रहेगी ना, क्या रहेगी, यूनिफॉर्मिटी, और वहां पे तो फिर अगर ये प्रोसीजर नहीं होगा तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं, वो तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। ये जब सारे ही ऑर्डर में दिक्कत है तो ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी एक में पर्टिकुलर में है कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत हुई है कम हुई है, वो तो सारे ही क्या हुए है, सारे में अपने सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए उनमें सारों में दिक्कत की है आपने, ठीक है। तो प्रोसीजर जनरली स्टैब्लिश किया जाता है किसके लिए, रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए, so that the same steps are followed, ताकि सेम स्टेप को क्या किया जा सके, whenever the same activities are performed, जब सेम एक्टिविटी क्या की जाएगी, परफॉर्म की जाएगी, उसके लिए हम प्रोसीजर क्या कर रखते हैं। तभी तो ये क्या है, तभी तो ये स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि बार बार होने वाली प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, हाँ उनको क्या करते हैं, फेस करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे, इट सिंप्लीफाइज द वर्क, ये क्या करता है, हमारे काम को सिंप्लीफाई करता है, क्यों करता है सिंप्लीफाई, बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स, किसको एलिमिनेट करके, मतलब अरे वो कह रहा है कि चलो लौंडे के लोग लेके चलते हैं, है ना, और उनके पीट के आएंगे, ये करके आएंगे, वगैरह, चलो रे चलो, ऐसे मतलब ये अननेसेसरी स्टेप है, ये हमारे प्रोसीजर का पार्ट ही नहीं है, खामे का टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करनी है अपना। तो ये बोल रहे हैं कि इट सिंप्लीफाइज द वर्क बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप्स, जो बेफालतू के स्टेप्स होते हैं उन्हें तो हम हटा देते हैं, इससे हमारा काम क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, एंड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन, और इससे क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है, एकता आती है, ठीक है ना। प्रोसीजर्स आर वेरी रिजिड, बच्चों प्रोसीजर क्या होते हैं, देखो अभी तक हमने प्रोसीजर सेट नहीं किए, ठीक है ना, एक ही टास्क को अचीव करने का या एक ही टास्क को फुलफिल करने का तुम्हारा प्रोसीजर कुछ और हो सकता है, मेरा प्रोसीजर कुछ और हो सकता है, तो इतना तक तो फ्लेक्सिबिलिटी है, और मुझे तुम्हारे से मतलब भी क्या है, तुम अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं अलग ऑर्गेनाइजेशन हूं, लेकिन एक बार मैंने प्रोसीजर क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो फिर उस प्रोसीजर में फिर हेर फेर नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। कल चल करके एक प्रोडक्शन मैनेजर या परचेज मैनेजर ये बोलने लगे, प्रोडक्शन की बाद में बात करूंगा, परचेज मैनेजर की बात करता हूँ, परचेज मैनेजर कल चल के ये बोलने लगे कि जी मैंने तो गुड्स की क्वालिटी को इंस्पेक्ट ही नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, जो हमने दिया था वही भेजा होगा उसने। अबे भाई तू कैसे बोल रहा है, वही भेजा होगा उसने, तुझे तो अपना काम परफॉर्म करना था ना, तूने क्यों छोड़ दिया स्टेप। तो प्रोसीजर्स रिजिड होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, तुमने एक बार प्रोसीजर बना लिए तो तुम्हें फिर वो वैसे ही क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो फिर बनाने का फायदा ही क्या हुआ ना।
है ना, उनमें चेंज नहीं होगा। तुम बोल रहे मैंने अपने हिसाब से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जब हमने ये पहले ही सेट करके रखा था कि हमें 5 सप्लायर क्या करने हैं, आइडेंटिफाई कर, तो क्यों करे तुमने 4, 5 क्यों नहीं करे, 5 ही करने हैं, 5 की ही रिक्वायरमेंट है ना। और जैसे ही अगर तुमने प्रोसीजर को फॉलो नहीं करा ना, तो बच्चों समझ जाना कि समथिंग इज फिशी, कि कुछ तो फिशी है यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे ना आपको ना एकदम से समझ में आ जाना चाहिए, कुछ तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। और अगर कोई फ्रॉड नहीं है तो बराबर से स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं ना, तो वो चीज है। तो बोल रहे प्रोसीजर एक बार बन जाते हैं ना तो बहुत रिजिड होते हैं, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, आसानी से चेंज नहीं कर सकते। एंड डोंट लीव एनी स्कोप फॉर इंडिविजुअल जजमेंट। अपना दिमाग नहीं लगाओ, अब मैनेजमेंट ने बना के दिया है कि इस काम को करने का ये प्रोसीजर है, अब मत लगाओ अपना दिमाग कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें प्रोसीजर को चेंज भी करना है तो प्रोसीजर को चेंज करने का भी अपने आप में क्या है, प्रोसीजर है, ठीक है ना। आपको एटलीस्ट टॉप मैनेजमेंट के 3 लोगों की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सिग्नेचर कराने पड़ेंगे। पहले आपको बताना पड़ेगा कि करंट में एग्जिस्टिंग प्रोसीजर हमारा क्या है, उसमें क्या कमी है, नया प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो सजेस्ट करोगे। फिर वो आप किसको भेजोगे, मैनेजमेंट को भेजोगे। मैनेजमेंट के भी कोई एक बंदा नहीं, कम से कम 3 बंदे, क्योंकि बच्चों एक बंदे को एडजस्ट करना ना आसान है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्या है कि 50 तेरा 50 मेरा कर दे, सिग्नेचर करने हैं, जैसे नीरव मोदी के केस में किया था, है ना। हालांकि नीरव मोदी के केस में कोई एक बंदा इन्वॉल्व नहीं था, पीएनबी के भी कम से कम 50 से 60 एम्प्लॉइज, जो टॉप मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉइज थे वो इन्वॉल्व थे, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम था, ठीक है ना। तो अभी क्या है बच्चों, एक बंदे के सिग्नेचर नहीं लगेंगे, हमने सेट करके रखा है, हमारी पॉलिसी ये हो सकती है, ध्यान से सुनना बच्चों, हमारी पॉलिसी ये हो सकती है कि कम से कम 3 बंदों की आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 3 बंदे से मान लिया क्या है, एक अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो दूसरा ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, क्यों क्यों क्या जरूरत है इसकी, मैं नहीं कर रहा हूँ इस पे साइन, ये मतलब जो ऑलरेडी हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो सही तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और अगर तीनों बंदों ने अप्रूवल दे दी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो बोल रहे हैं कि प्रोसीजर क्या होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, मतलब उन्हें बहुत जल्दी से आप चेंज नहीं कर सकते, वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, कठोर होते हैं, हार्श होते हैं, जैसे है एज इट इज रहेंगे। एंड डोंट लीव एनी स्कोप फॉर इंडिविजुअल जजमेंट, यहाँ पे आप आपका जजमेंट नहीं लगा सकते, ठीक है ना, अपने तरीके से नहीं कर सकते, जो है सो है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई दिए, एक बार वापस से पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो, ये 4 के 4 बुलेट, तो मुझे बताओ कोई डाउट है क्या। आगे समझ में आपको। 4 बुलेट पे क्या लिखा है, पहले में तो बताया कि प्रोसीजर क्या करता है, सीक्वेंस बताता है, किसका, स्टेप का, जो आपको स्टेप परफॉर्म करने हैं कि वो किस सीक्वेंस में करने हैं, किस ऑर्डर में करने हैं, तो ये वो होता है। फिर बोल रहा है कि ये किन के लिए बनाया जाता है, रिपीटेटिव एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है, ताकि जब भी वो प्रॉब्लम या वो टास्क को हमें करना है, फुलफिल करना है, तो हम उस प्रोसीजर को क्या कर सके, पारस फॉलो कर सके, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरा बताइए, हमारे काम को क्या करता है, सिंपल सिंपल करता है, किसको हटा करके, जो अननेसेसरी जो एक्टिविटीज है उनको हटा करके। और फाइनली जो प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है ना, और इसमें कोई भी इंडिविजुअल जजमेंट का कोई स्कोप नहीं होता। और एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाई दिए कि प्रोसीजर किस चीज का, परचेज का और डेटर से रिकवरी का। अगर बच्चों, अगर मैं आपको एक प्रोसीजर आपसे पूछूं कि कोई भी किसी भी चीज का मेरे को प्रोसीजर बना के बताओ आप,
है ना। आपने आपको ऐसा फील करो कि जैसे हम ना अपनी ही कंपनी में, अगर आपका आपका खुद का बिजनेस करना चाहते हो आप, तो आपकी कंपनी में, और अगर आप कोई अच्छे लेवल के मैनेजर बनना चाहते हो, टॉप लेवल में काम कर रहे हो, तो अपने आप को ऐसा फील करो, भारीपन फील करो अंदर कि हम वो टॉप मैनेजमेंट में है, और कोई भी एक एक्टिविटी का मेरे को प्रोसीजर बना के दो। सोचो तुम अपने मन में कि एक कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन भी अपने आप में ऐसे कोई ना प्रोडक्शन जो मर्जी आएगा हमारे वो कर लेंगे, तो प्रोडक्शन का क्या होगा, अपने आप में एक प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है ना। और किस चीज का, हमें कोई मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग कैंपेन हमें रन करने हैं, तो उसका अपने आप में क्या हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है। तो आप मेरे को कोई भी एक प्रोसीजर बना के बताओ जिसमें 3 4 5 स्टेप्स हो, है ना, 4 स्टेप कम से कम हो। सोचो, जो भी आपके मन में आ रहा है बता दो, चलो। सोच लिया आपने? सोचो, किसी भी चीज का हो सकता है बच्चों प्रोसीजर, मार्केटिंग का हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई हमने डिजाइन क्या करना है, कोई डिजाइनर है हमारी कंपनी के अंदर, कोई डिजाइनर है, जैसे कार हमारी ना ऑटोमोबाइल कंपनी है, और कार के डिजाइन बनाने होते हैं हमें, ठीक है ना। जो डिजाइनर है तो वो कैसे अप्रूव कराएगा, कौन डिजाइन कैसे अप्रूव होगा, तो उसका भी अपने आप में क्या हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है ना। किसी एम्प्लॉय को क्या करना है, हायर करना है, उसका भी क्या हो सकता है, प्रोसीजर, खैर वो तो हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है। हाँ, हाँ। हम्म। अच्छा, यानी कि मैं बता दूं ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है हमें, तो उसका प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है ना। और ये प्रोसीजर किसने सेट किया होगा, लेट सपोज गवर्नमेंट ने सेट किया है, किसने सेट किया है, कि मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेट सपोज आप पार्टनरशिप क्या कर रहे हो, पार्टनरशिप की फॉर्म में क्या कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो सारे बच्चों को पता है कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना ऑप्शनल होता है, क्या होता है, मैंडेटरी नहीं होता, है ना। आप चाहे तो करा भी सकते हो, नहीं चाहे तो, लेकिन कराने के, रजिस्टर कराने के अपने फायदे होते हैं, और ना कराने के अपने नुकसान होते हैं। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो। आपको मान लिया रजिस्ट्रेशन देखना होगा कि आपको लेना है या नहीं लेना है पार्टनरशिप का, फिर आपको ये देखना है कि आपका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना है या नहीं कराना है, ये चीज है। फिर आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर लेबर लॉ लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ये बच्चों, जब मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, तो वहां पे पता पड़ेगा कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फिलहाल ये समझ के चलो, आप जिस भी कंपनी के अंदर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं ना, तो उसपे बड़े सारे कानून लगते हैं, लेबर लॉ लगते हैं, है ना। जैसे कि आपको क्या करना है, बेसिकली ग्रेचुटी देनी है, आपको बोनस देनी है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें होती है कि वो आपको अपने एम्प्लॉयज को देनी है कि नहीं देनी है, तो उसमें रजिस्टर कराना है ना। फिर आपको क्या करना है, और भी सारे कंप्लाइंस, अगर आप फूड बिजनेस में हो लेट सपोज, तो आपको FSSAI का भी लाइसेंस लेना होगा। तो ये क्या होगा, मान लिया किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले ही 3 4 स्टेप आपको क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। यही हो गए ना, और किसी के मन में कुछ आ रहा है? हाँ। हम्म। बिल्कुल। जैसे ये कह रहा है कि पेटेंट समझते हो आप? हाँ, क्या चीज, बताओ। पढ़ा तो था भैया 11th क्लास में बच्चों, ताकि कोई हमारे प्रोडक्ट को क्या ना कर ले, विदाउट हमारी परमिशन के यूज ना कर ले, है ना। हम उसे रजिस्टर कराते हैं, क्या कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं, है ना, ताकि कोई बंदा विदाउट हमारी परमिशन के यूज ना करे। तो किसी भी टेक्नोलॉजी कोई हमने डेवलप किया तो उसका पेटेंट लेते हैं हम, क्या लेते हैं, पेटेंट लेते हैं। तो उसका भी एक क्या होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है ना। हाँ, और बोलो। इसी में कोई और बताओ, चलो वो तो सारे एग्जांपल वो देगा क्या, तुम ही तो बताओ। हाँ, वेरी गुड। उन सब का भी प्रोसेस सेम ही रहता है, हाँ। उनके लिए कुछ एक दो जो फार्मा के जो अलग लाइसेंसेस होते हैं, उनके लिए वो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ, एक आपको टॉपिक दे रहा हूँ, उसके प्रोसीजर बताओ हमको ना।
मार्केटिंग करनी है, कुछ ना एडवर्टीजमेंट रन कराने हैं हमें मार्केट में, तो उस केस में हम क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, और किसी सेलिब्रिटी को हायर करना है हमें, ठीक है ना, क्या करने के लिए, अपने एड रन कराने के लिए, तो बोलो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर का काम है। वेरी गुड। आप जैसे आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना है, तो सबसे पहले ये देखोगे आप कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है ना। अब ये फैन फॉलोइंग को देखने के लिए भी इसका भी अपने आप में क्या हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है। तुम उसके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओगे, उसके फेसबुक पेज पे जाओगे, उसके अगर यूट्यूब चैनल है तो कोई उस पे जाओगे, क्योंकि आजकल लोग वहां पे पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा, किसको कितनी ज्यादा, जैसे मान लिया मूवीज वगैरह मिल रही है, ठीक है ना, किसकी मूवी फ्लॉप हुई है और किसकी मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई है, ठीक है ना। इनको जरूरी नहीं है मूवी, ठीक है ना, ये तो नालायक ही कर रहे हैं सारे। तो नीरज चोपड़ा क्या चल रहा है, वो टॉप पे चल रहा है ना, तो छोड़ो जान दो इन्हें, तो भाड़ में जाने, तो हम तो किसको हायर हायर कर लेंगे, किसको साइन कर लेंगे, नीरज चोपड़ा को साइन कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, तो वो देखेंगे। चलो, ये मतलब इसके अंदर भी घुस घुस के बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, मैं जस्ट जो मेन प्रोसीजर है उसकी बात कर रही है। तो तुमने पहले सबसे पहले ये चेक करा कि किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, फिर हाँ, फिर मतलब उसकी जो पीआर टीम होगी, हाँ, उसकी जो पीआर टीम होगी उसको कांटेक्ट करेंगे, उनके मैनेजर्स वगैरह होंगे ना। अब ऐसे तो है नहीं सीधा का सीधा जा करके मान लिया आपने उर्वशी को साइन करना है, तो उर्वशी को बोलना है उर्वशी कितने रुपए लोगी ऐसे कोई ना होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, ये नहीं नहीं, वो तो मैंने तो तुम्हें बता दिया ना पहले ही कि मार्केटिंग करनी है, कि काहे के रुपए ना लाए, काहे के, नहीं और क्या क्या सर्विस ही देती है वो, तुमने बता दिया, ना लायक है ना। हाँ, तो उनके मैनेजर से बात करेंगे, पीआर टीम से बात करेंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, फीस कोट करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम अपना क्या देखेंगे, बजट देखेंगे कि हमारा बजट है या नहीं है, हमारे बजट के अंदर होगा तो हम कंसीडर करेंगे, हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, और अदरवाइज कंसीडर नहीं। तो ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। अच्छा, मान लिया यहाँ पे बीच में कोई एक बंदा कोई ऐसे होगा, भाई मेरी जान पहचान है मैं करा दूंगा, है ना, जबकि उर्वशी ने मान लिया उसकी कोई वेबसाइट है, तो उसने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि हम जो भी मतलब, हाँ, थर्ड पार्टी क्या नहीं करते, हम थर्ड पार्टी के थ्रू हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, हमारी एक पीआर टीम है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, सारे कॉन्ट्रैक्ट उससे ही होते हैं। वो कह रहा है अरे भाई मेरी बातचीत है मैं करा दूंगा, अरे तू जान रहा है टाइम पास क्यों कर रहा है ना, तो प्रोसीजर के उसमें नहीं आएगा वो, समझा ना, मतलब वो स्टेप में पढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं किस पे बोल रहा हूँ ये वाली चीज, ये लिखा था ना कि प्रोसीजर सिंप्लीफाई करते हैं हमारे काम को, किसको एलिमिनेट करके, अननेसेसरी स्टेप्स को। अब वो ये अननेसेसरी स्टेप वगैरह की भाई हमारी बातचीत है, अबे उसने खुद लिख के रखा है कि कोई बातचीत नहीं है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मार्केट में से बोलेंगे कि हम करा देंगे साइन, ये करा देंगे वो करा देंगे, हमारी एक एजेंसी है, इसी के थ्रू जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बस यहीं से होंगे और कहीं से नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स। पहला, प्रोसीजर्स आर जनरली फॉर इनसाइडर। प्रोसीजर किसके लिए होते हैं, इनसाइडर के लिए। परचेज मैनेजर के लिए होगा, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए होगा, सेल्स मैनेजर के लिए होगा, मार्केटिंग मैनेजर के लिए होगा, फाइनेंस मैनेजर, मतलब हमारी कंपनी के लिए तो प्रोसीजर है। प्रोसीजर जनरली किसके लिए होते हैं, हाँ, हम सेल्स कर, हम ऐसे तो नहीं बोलते कस्टमर को तुम्हें ऐसे चल के आना होगा, तुम्हें ये पहन के आना होगा, तो उसके लिए तो प्रोसीजर नहीं होगा ना, ठीक है ना, प्रोसीजर अपने लिए होते हैं, ठीक है। आगे इनसाइडर के लिए नेक्स्ट है, प्रोसीजर्स आर मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल समझते हो आप, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी होती है सीक्वेंस, क्या होता है, सीक्वेंस, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो प्रोसीजर्स किस मैनर में होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, कि पहले ये है ना। बेसिकली जो क्रोनोलॉजी होती है वो टाइम को डिनोट करती है, किसको डिनोट करती है, और कोई पहली बार वर्ड नहीं सुना है आपने, ये स्टैट्स में सुन के आए हो आप पहले, है ना, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने वहां पे, जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ते हैं हम, है ना, टाइम के बेसिस पे करते हैं ना, कि पहले ये फिर ये फिर ये, किस टाइम में, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चों, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी एंड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये जो सीक्वेंस है ना, पूरा का पूरा सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे बन रहा है, स्टेप्स को
मिला करके क्या बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है। ये जो आपको जो एक्शन लेने हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, टू बी टेकन, जो आप लेोगे टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, पॉलिसी तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होती है, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए होती है, और प्रोसीजर किसको इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, पॉलिसी को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पॉलिसी को तो इंप्लीमेंट करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। तो आगे क्या है बच्चों, प्रोसीजर सिंप्लीफाई द वर्क। ये तो छप रही है, तो हमने ऊपर ही देख लिया। प्रोसीजर क्या करता है, हमारे सिंप्लीफाई करता है हमारे काम को। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन। ये भी कोई नई बात है, इससे क्या आती है, एकता आती है। कौन आती है, एकता आती है, क्योंकि जब भी हमें परचेजिंग करनी होगी तो हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, एक जैसा रहेगा हमेशा। और प्रोसीजर्स आर वेरी रिजिड। प्रोसीजर क्या होते हैं, देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो छपरी है, ठीक है ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसके लिए होते हैं, इनसाइडर के लिए। ये एक अच्छा पॉइंट है कि इनसाइडर के लिए होते हैं, और एक ही काफी अच्छा पॉइंट है कि हमारी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों नो क्रेडिट सेल पॉलिसी हमारी क्या है, तो नो क्रेडिट सेल पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर हो सकते हैं। जैसे कि हमें तो पेमेंट अभी के अभी चाहिए, तो इसका प्रोसीजर क्या है, कस्टमर बोल रहा कैश नहीं है, कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे स्टेप पे आ जाओ, यूपीआई करो, आईएमपीएस करो, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो कार्ड दो, ठीक है ना। ये भी नहीं, हमारे पास मशीन है। ये भी नहीं है तो उसके बाद आप एटलीस्ट क्या देके जाओ, चेक देके जाओ, है ना। चेक देके जाओ तो हम चेक को क्या करा लेंगे, एन कैश करा लेंगे बैंक से। तो ये प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन ये पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट करनी है, तो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लगाया जाता है बच्चों, प्रोसीजर लगाया जाता है। 2 पॉइंट अच्छे हैं इसमें। आई होप मैं आपको मेथड समझा पाया हूँ, सॉरी मेथड नहीं, प्रोसीजर। मेथड क्या है ना बेसिकली, अब मेथड और भी अच्छा इंटरेस्टिंग है। प्रोसीजर के जो स्टेप है, एक एक स्टेप को परफॉर्म करने के कई कई क्या हो सकते हैं, यानी कि प्रोसीजर के भी अंदर घुस जाओगे ना तो मेथड आएंगे। ये कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी कल करेंगे।